हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 5 के चैप्टर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हमारी 12वीं क्लास होगी। इसके पहले की 11 क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जिसको वो 11 क्लासें देखनी है, उनका अध्ययन करना हो, वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। अब हम लोग बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना। यानी कोई भी कार्य हमने निर्धारित कर रखा है तो उसको बहुत ही तटस्थ होकर के अभियान चलाकर बहुत ही जल्द पूरा करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इस योजना का उद्देश्य है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करना। इस योजना का उद्देश्य है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं। क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दिए गए सुझाव। पहला सुझाव है, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित वाले भवन उपलब्ध कराए जाएं। यानी जो भी प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं उनके लिए 2 कमरे और बरामदे वाला विद्यालय होना चाहिए। अगला सुझाव है, शिक्षक उपकरण। शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तरह के उपकरणों की व्यवस्था की जाए। अगला सुझाव है, कक्षा शिक्षण सामग्री। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा कक्ष में शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है उसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था की जाए, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत हो सके और बच्चे चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें। अगला सुझाव है, खेल सामग्री एवं खिलौने। खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए और उनके खेलने के लिए खिलौनों की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक विज्ञान किट होनी चाहिए, जिससे बच्चे विज्ञान के बारे में चीज़ें जान सकें और सीख सकें। अगला सुझाव, लघु औजार किट। छोटे छोटे औजारों की किट होनी चाहिए जिसका प्रयोग करना बच्चे सीख सकें। 2-in-1 ऑडियो उपकरण और 2-in-1 ऑडियो उपकरण की व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बच्चे खाली समय में पुस्तकालय में बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। विद्यालय की घंटी, चाक, झाड़न तथा कूड़ादान। घंटी, चाक, झाड़न तथा कूड़ादान। विद्यालय में घंटी की व्यवस्था की जाए, ताकि घंटी के माध्यम से बच्चों को अपने समय सारणी यानी टाइम टेबल का ज्ञान हो सके। कब पहला घंटा उनका समाप्त हुआ है, उस समय घंटी बजे, 1, 2, 3 जो भी पीरियड हो उसके हिसाब से बच्चों की छुट्टी कब हो रही है, घंटी बजे, ताकि बच्चे जान जाएं कि अब छुट्टी हो गई है। चाक की व्यवस्था की जाए। झाड़न, जिसको अब हम लोग डस्टर कहते हैं, क्योंकि जब चाक से लिखा जाएगा ब्लैक बोर्ड पर तो झाड़न या कह लीजिए मार्जन या कह लीजिए डस्टर तथा कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। कूड़ेदान की भी व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे अपनी जो भी सामग्री है कूड़े वाली वो कूड़ेदान में डाल सकें। इससे बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। जैसे उन्होंने पेंसिल अपनी छीली, उसका जो कूड़ा हुआ वो कूड़ेदान में फेंका। अगला सुझाव, वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मंजीरा तथा हारमोनियम, इन सब की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे संगीत के प्रति भी रुचि ले सकें। ढोलक कैसे बजाई जाती है, ढोलक का उपयोग कब होता है, इसका ज्ञान होगा उन्हें। तबला कैसे बजाया जाता है, मंजीरा कैसे बजाया जाता है, हारमोनियम के बारे में जान सकेंगे। अगला सुझाव, श्यामपट्ट तथा फर्नीचर। श्यामपट्ट बहुत ही आवश्यक होता है विद्यालय में। शिक्षक का सच्चा साथी होता है। शिक्षक की कक्षा में पहुंचने से पहले ही श्यामपट्ट कक्षा में उपस्थित होता है। जो चीज़ें बच्चों को
बोलकर बताई जा रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि श्याम पट पर लिख करके बच्चों को बताते हैं और बच्चे चीज़ों को आसानी से सीख जाते हैं। तथा फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। अगला सुझाव है शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग, जो आकस्मिक धन है उसका प्रयोग कर सके। प्रसाधन छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था, विद्यालय में उचित पेयजल हैंडपंप या अन्य कोई साधन होना चाहिए ताकि जब बच्चे प्यासे हों, उन्हें प्यास लगी हो तो आसानी से वो जल ग्रहण कर सकें। आगे हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए। लागू करने के बाद में 1992 में क्या किया गया, इसका मूल्यांकन किया गया कि ये हमारी योजना कहाँ तक सफल हो रही है और कुछ उसमें संशोधन किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से संशोधन किए गए। तो पहला संशोधन है वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों, विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में जारी रखा जाए। कहने का आशय जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया जाए और SC/ST विद्यालयों में, यानी SC/ST बाहुल्य क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इस व्यवस्था को जारी रखा जाए। अगला संशोधन देखते हैं नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। बच्चे कितने प्रवेशित हुए हैं, कितने बच्चों का नामांकन विद्यालय में हुआ है, उनके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर क्या किया जाए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर 3 अध्यापकों और 3 कमरों यानी 3 कक्षा कक्षों की व्यवस्था की जाए। अगला संशोधन है उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। अभी तक ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना थी प्राथमिक स्तर तक थी। अब 1992 में जो संशोधन किया गया उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक यानी जूनियर विद्यालयों तक भी विस्तार किया जाए, यानी जूनियर विद्यालयों में भी इस योजना को लागू किया जाए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। पहली विशेषता है विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। विद्यालय की कक्षा कक्ष है उसको आकर्षक बनाया जाए। जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग के लिए विद्यालय में गए होंगे तो देखा होगा कक्षा कक्ष की दीवारों पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। एक तरफ देखा होगा आपने वर्णमाला लिखी हुई होगी, अच्छे अच्छे महापुरुषों के चित्र बने हुए होंगे, उनके नाम लिखे हुए होंगे, तरह तरह के चित्रकारी होंगी जिसको देखकर बच्चे आकर्षित होते हैं और कक्षा में उनकी रुचि बढ़ती है, वो मन लगाकर पढ़ते हैं। अगली विशेषता है छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। यानी छात्र केंद्रित यानी बालकों की योग्यता, क्षमता और उनकी रुचि के अनुरूप शिक्षण कार्य किया जाए। कार्यकलाप आधारित यानी क्रियाएं करके, एक्टिविटीज करके बच्चों को चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, है ना, जिससे बच्चे अच्छी तरह सीख सकेंगे या अधिगम कर सकेंगे और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी। अगली विशेषता है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख। क्या बताया गया, भवन और अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख होना चाहिए। भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं, अध्यापकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए कि वो किस प्रकार प्रभावी शिक्षण कर सकें। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो एसेंशियल सामग्री होती है कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाती है। विभिन्न प्रकार के उपकरण हो गए, TLM हो गया, चार्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए और मॉडल हो गए, इनकी व्यवस्था की जाए। अगली विशेषता अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया जाए। न्यूनतम मद कौन कौन से हैं उनका भी उल्लेख किया जाए जिनके माध्यम से शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। यानी जो भी मद हैं उनकी गुणवत्ता बनाए रखने
के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद, जो भी मद हैं, उनका एक मानक होना चाहिए, मानकीकृत होनी चाहिए और उनकी जो विशिष्टताएं हों उनको निर्धारित किया जाना चाहिए। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।